नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा के नतीजे जो है वो अगले 24 घंटे में आ जाएंगे। कल इस समय तक हमें पता चल जाएगा कि हरियाणा में किसकी सरकार बन रही है और जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार बन रही है। लेकिन इससे पहले एक और नया पोस्ट पोल सर्वे आया है जो सबसे विश्वसनीय माना जाता है, CSDS और लोकनीति का, जिस पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं CSDS लोकनीति के डायरेक्टर संजय कुमार जी। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मिलिंद जी, मुझे बुलाने के लिए। और इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार और न्यूज़ तक पर विजय फैक्टर शो पेश करने वाले विजय विद्रोही। शुक्रिया। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हरियाणा को लेकर CSDS का क्या प्रोजेक्शन है। CSDS में आपको बता दूं कि कभी भी सीटें नहीं बताता है, वो हमेशा वोट शेयर बताता है कि किस पार्टी को कितना वोट मिल रहा है। और अगर हरियाणा का हम वोट शेयर देखेंगे तो कांग्रेस को 42% वोट मिलता दिखाई दे रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 37% वोट मिलता दिख रहा है। यानी कांग्रेस को क्लियरली एज है, जितना जो कि अभी भी जो बाकी एग्जिट पोल आए उसमें भी ये दिख रहा है। लेकिन संजय जी, मेरा ये आपसे सवाल है कि ये जो आपका पोस्ट पोल है इसमें जो गैप है वो मात्र 5% का है, और आप ही से हम सुनते आए हैं कि जब तक 10% का गैप नहीं होता, 8-10% का, तब तक लैंडस्लाइड नहीं होती है। तो क्या कांग्रेस की सीटें हरियाणा में कम हो सकती है ये गैप कम होने की वजह से? कम हो सकती का अर्थ क्या है? कम का मतलब क्या? मेजॉरिटी से कम तो कहीं दिखाई नहीं पड़ता। हाँ, बाइपोलर कंटेस्ट है, इसमें भी अगर 5-6%, आपने ध्यान दिया होगा, हमने इस बात का भी जिक्र किया है कि मार्जिन ऑफ एरर 1.2-1.3% है। तो अब ये सर्वे के अनुमान है, और जब आप कह रहे थे, जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि हम सीट नहीं बताते, क्योंकि एक सर्वे एक अनुमान लगाता है। हम 42% कह रहे हैं, हो सकता है वो 43-44 भी हो सकता है, वो 40 भी हो जाए, लेकिन मोटा मोटी ऐसा दिखाई पड़ता है 5 से 6% का गैप है कांग्रेस और बीजेपी के वोट में। कांग्रेस निश्चित रूप से आगे दिखाई पड़ती है, और अगर ये भी गैप बना रहा 5 से 6% का गैप, तो कांग्रेस और दोनों के बीच में दुगनी से ज्यादा सीटों का अंतर दिखाई पड़ता है। तो बहुत कंफर्टेबल विक्ट्री ऐसे वोट शेयर में कांग्रेस को मिल सकती है इस वक्त, तो सिर्फ यही कहा जा सकता है। विजय जी। संजय जी, आपके आंकड़े बड़े इंटरेस्टिंग है। कांग्रेस को लोकसभा चुनाव 3 महीने पहले हुआ, 43.67% वोट मिलता है। आप 42% बता रहे हैं, यानी 3 महीने में कांग्रेस का वोट परसेंटेज 1.67% गिर रहा है। बीजेपी का 46% से गिरकर 37 पर आ रहा है। लेकिन 2019 के विधानसभा चुनाव से 0.3% बीजेपी का वोट बढ़ता हुआ दिख रहा है। एक ये थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे। और दूसरा, आपके हिसाब से दुष्यंत चौटाला बिल्कुल साफ हो रहे हैं 1%, यानी ना तो खुद कुछ ला पा रहे हैं, ना किसी को कुछ दिलवा पा रहे हैं, ना वोट कटवा साबित हो रहे हैं। यही हालत अभय चौटाला और मायावती का है। 4% वोट मिल रहा है, एक सीट कोई मिल जाए तो ऐसे में 14% अतिरिक्त जो निर्दलीय हैं, उनमें से अगर निर्दलीय मामूली अंतर से सीट नहीं जीत पाए और मामूली अंतर से सीटें उन्होंने कांग्रेस के खाते में डलवा दी, तो आपको लगता है कि ऐसी स्थिति में क्या कांग्रेस 65 क्रॉस करने की स्थिति में भी आ सकती है? आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। हम इस वोट शेयर के अनुमान, जैसे मैं कह रहा था, ये एक पर्सनल जो अनुमान मुझे लगता है कि ऐसा लगभग ऐसे वोट शेयर में आप कहीं भी 53-54 से लेकर के आप 62-63 तक जा सकते हैं। और जब हम 62 और 63 की बात कर रहे हैं, तो क्यों 65 क्यों नहीं हो सकता है, इसकी संभावना बनी रहेगी। क्योंकि आपने जिस बात का जिक्र किया, जिस ओर दर्शकों को इशारा आकर्षित, एक तरह से इशारा कर रहे हैं, 14% वोट इंडिपेंडेंट्स और अदर्स को मिल रहे हैं। और ये वोट वाइड स्प्रेड नहीं होंगे, कई ऐसी कंस्टिट्यूंसी है जहां इंडिपेंडेंट बड़ा अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। तो अगर कुछ सीटें बीजेपी बड़े मामूली अंतर से हार गई, या कांग्रेस मार्जिनल विक्ट्री की, तो सीटें बढ़ भी सकती हैं। तो संजय जी, जो विजय जी ने बात कही कि जो JJP या INLD जो है, इनकी जो पिछली बार इन्होंने स्टेन लगाई थी एक तरह से कांग्रेस की के वोट में, इसीलिए विधानसभा में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद भी वो सरकार नहीं बना पाई थी। तो क्या ये एक मुख्य कारण है कि कांग्रेस अच्छा कर रही है हरियाणा में? देखिए, कई कारण हैं। पहला तो इसके संकेत लोकसभा के चुनाव में ही मिल गए थे कि कांग्रेस की तरफ जनता का मूड है। लोकसभा के चुनाव में बीजेपी 19 की तुलना में 5 सीटें हार गई थी लोकसभा की, और अगर आप वोट प्रतिशत देखें तो कांग्रेस मामूली
2-3% वोट से ही बीजेपी से पीछे थी। तो संकेत तो बड़े साफ थे लोकसभा के चुनाव में ही, और लोकसभा चुनाव के बाद जब विधानसभा के चुनाव 2 दिन पहले संपन्न हुए, उस बीच में कोई ऐसा माहौल बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ दिखाई नहीं पड़ा। जैसा माहौल उस वक्त दिखाई पड़ता था, लगभग वैसा, या ऐसा कहूं कि कांग्रेस के पक्ष में थोड़ा ज्यादा ही माहौल दिख रहा था कंपेयर टू जो आपको लोकसभा में दिखाई पड़ रहा था। कई कारण, कई मुद्दे रहे, लेकिन मुझे लग रहा है बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा था। भले ही हम किसानों की बात करें, नौजवानों की बात करें, तो अगर हम किसान और नौजवान की बात करते हैं तो इसका बाई प्रोडक्ट क्या होता है? नौजवान क्यों नाराज है? क्योंकि रोजगार नहीं है। किसान क्यों नाराज दिखाई पड़ता है? क्योंकि उनके व्यवसाय से जो उन्हें इनकम होना चाहिए वो नहीं आ रहा है, जिससे उनके डे टू डे लाइफ में दिक्कत आ रही है। तो बेरोजगारी एक बड़ी समस्या और एक बड़ा मुद्दा बनकर के इन चुनाव में उभरा है। एक छोटा सा सवाल मेरा संजय जी ये है कि इस समय एक सोशल मीडिया पर चर्चा चल रही है कि कांग्रेस 62-64 सीटें अगर लाती है तो कुमारी शैलजा मुख्यमंत्री होंगी, दीपेंद्र हुड्डा डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे, दीपेंद्र हुड्डा की लोकसभा सीट से भूपेंद्र हुड्डा चुनाव लड़ेंगे, सिरसा की कुमारी शैलजा की सीट से अशोक तंवर चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का। आपको इनमें सिर्फ राजनीतिक जुमलेबाजी दिखती है, हवाबाजी दिखती है, या आपको ये थोड़ा सा कुछ लगता है कि ऐसा कुछ हो भी सकता है? नहीं, मैं इस तरह के डिस्कशन में शामिल ही नहीं होता, क्योंकि मेरे पास ऐसी कोई खबर नहीं होती। मुझे लगता है विजय जी, उन्हीं से सवाल आपको पूछना चाहिए जिन्होंने ऐसा ट्वीट शुरू किया होगा या सोशल मीडिया पे जो ये खबर डाली हुई है। तो बड़ी, मतलब इतनी डिटेल खबरें तो वही दे सकता है जिसको पार्टी के अंदर की एक एक चीज की जानकारी हो। मेरे पास ऐसी कोई खबर नहीं है कि इतना डिटेल कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा। लेकिन चेंज ऑफ भावना दिखती है कि भूपेंद्र हुड्डा को, कांग्रेस को लगे कि हाँ ठीक है, अब आप आराम करिए, आगे का रास्ता देखते हैं। देखिए, मैं मुख्यतः सर्वे के आंकड़ों पे चर्चा कर रहा हूं, और मेरा जो पॉलिटिक्स देखने का नजरिया वही होता है। आंकड़े ये कहीं नहीं बताते कि ऐसे होने की कोई गुंजाइश। आंकड़ा यही बताता है कि अगर हम पॉपुलैरिटी देखें भूपेंद्र हुड्डा की और दूसरे नेताओं से तुलना करें, कांग्रेस के नेताओं से, कुमारी शैलजा या दूसरे नेताओं से, कोई मुकाबला नहीं है। भूपेंद्र हुड्डा बहुत पॉपुलर है, जनता की पहली पसंद है मुख्यमंत्री के रूप में। ये हो सकता है, इसकी संभावना हो सकती है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतने के बाद जो जनता की पहली पसंद है मुख्यमंत्री के रूप में, उसको हटा के किसी दूसरे को बनाए। ये कांग्रेस का प्रेरोगेटिव है, कई कारणों से ऐसा कर सकती है कांग्रेस। और जिस बात की बार बार जिक्र हो रहा है कि भाई महिला है और दलित महिला है, तो शायद एक ऑप्टिक्स के रूप में, देश में एक संकेत देने के रूप में, संदेश देने के रूप में बहुत अच्छा रहेगा कांग्रेस पार्टी के लिए। अब कांग्रेस पार्टी ये कर पाती है नहीं कर पाती है, ये पार्टी का अंदरूनी मामला है। तो संजय जी, अब हम बढ़ते हैं आपके जो दूसरा सर्वेक्षण रहा पोस्ट पोल का, जम्मू कश्मीर का, और हम शुरुआत करते हैं जम्मू को लेकर। तो जम्मू में जो CSDS लोक नीति के आंकड़े हैं, वो मेरी जो नज़र पड़ी संजय जी आंकड़े पर कि बीजेपी 49% वोट ला रही है जम्मू रीजन में, और कांग्रेस 49% और कांग्रेस ला रही है 29%। मतलब लगभग जो है 20% का ये अंतर है। तो हमने जो बाकी एग्जिट पोल देखे थे उसके मुकाबले ये आंकड़ा जो 49% है वो बहुत ज्यादा है। तो क्या पूरी तरह से एक तरह से एक लहर है जम्मू में, सारी सीटें बीजेपी निकाल सकती है अगर इतना वोट मिल रहा है उसको? देखिए, दुर्भाग्य है एग्जिट पोल का कि एग्जिट पोल में कोई एक आध लोगों ने बताया होगा वोट प्रतिशत, कोई तो वोट प्रतिशत बताता ही नहीं। ये कौन लोग हैं, किन लोगों ने किया, सही हो जाए गलत हो जाए वो एक अलग बात है, लेकिन कोई ये विधि नहीं है कि आप वोट प्रतिशत का जिक्र नहीं करते, बट एक सीधा नंबर दे देते हैं। लेकिन हाँ, जो हमारा आकलन है पोस्ट पोल जो CSDS लोकनीति का आकलन है, हमें लगता है बीजेपी को बड़ी बढ़त है जम्मू रीजन में, जिसका जिक्र आपने स्वयं किया कि हमें लग रहा है 49% वोट्स हैं बीजेपी के पास। अगेन मैं कहूंगा कि 1.6%, 1.5% मार्जिन ऑफ एरर है। हो सकता है ये 2% नीचे हो सकता है, 1% ऊपर भी जा सकता है, लेकिन हमारे आकलन के हिसाब से बीजेपी की बड़ी पैठ है, बड़ी पकड़ जम्मू के रीजन में दिखाई पड़ रही है इन चुनावों में। इसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो मैं जानना चाह रहा था कि ये 43 सीटों में जम्मू में 49% बीजेपी को और दिया गया है।
तो इन 43 सीटों में से जो 24 सीटें हैं, जो पूरी हिंदू बहुल सीटें हैं, जिसमें सांबा है, कठुआ है, उधमपुर है, जम्मू, उसका भी कोई अलग से आपके पास डाटा है क्या? उन 24 सीटों में बीजेपी किस स्थिति में? आपने देखा होगा कि हमारा सैंपल साइज कितना छोटा है। हमने पूरे जम्मू कश्मीर में मात्र 2600 इंटरव्यू किए, 2600 समथिंग है। पूरे हरियाणा में हमारे 2300 इंटरव्यूज हैं। तो अगर बड़ा हमारे पास सैंपल होता तो जिस तरह के विश्लेषण की आप अपेक्षा कर रहे हैं वो हम जरूर कर पाते, लेकिन सैंपल इतना बड़ा नहीं है कि हम उसको इतना बाइफरकेट करके देख सके कि जम्मू में जो हिंदू बाहुल्य इलाके हैं वहां पर बीजेपी का वोट क्या है। लेकिन एक अनुमान लगाया जा सकता है कि उन इलाकों में बीजेपी का वोट और ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि वो हिंदू बाहुल्य इलाका है और हम सबको पता है कि जम्मू रीजन में किस तरह की राजनीति बीजेपी ने की होगी, किस तरह का कैंपेन हुआ होगा। और बीजेपी का जनाधार जम्मू रीजन में इसी के लिए ज्यादा है क्योंकि हिंदू बढ़ चढ़कर गोलबंद होकर बीजेपी के लिए वोट कर रहा है। मैं इसी इसी रहा था, क्योंकि सी वोटर से कंपेयर करें तो सी वोटर कहता है कि जम्मू में बीजेपी को 41% वोट मिल सकता है, आप कह रहे हैं 49% वोट मिल सकता है। सी वोटर कहता है कि 41% पर करीब 30 सीटें मिल रही हैं, करीब 30 सीटें, मतलब औसत रूप से। तो इस हिसाब से, आपके हिसाब से तो मेरे ख्याल से बीजेपी 35-36 तक जानी चाहिए, और अगर 35-36 जाती है तो उसकी तो सरकार बनने की संभावना भी अच्छी खासी बढ़ जाती है, क्योंकि बीजेपी को तो 43 सीटें चाहिए, 5 तो नॉमिनेटेड उनके साथ आ ही जाएंगे। हाँ, आपने जो पहली संभावना का जिक्र किया कि इसके हिसाब से बीजेपी की सीटें 35-36 हो सकती हैं, मुझे लगता हो सकती है। इस संभावना से मैं बिल्कुल इनकार नहीं करता। 30-32 भी हो सकती है, 35-36 भी जा सकती हैं। और अगर आपने जिस बात का जिक्र किया कि अगर 35-36 बीजेपी को आ जाएं और 5 नॉमिनेटेड इनके साथ हैं, तो बीजेपी की सरकार बनाने के बिल्कुल करीब पहुंच जाएगी और इसकी संभावना बनी रहेगी कि बीजेपी सरकार शायद बना ले। संजय जी, हम ये जो जम्मू के आंकड़े पर हमारी नज़र इसीलिए गई क्योंकि जो सरकार को लेकर वहाँ चर्चा है कि बनेगी इंडिया गठबंधन की, या भले ही उसके पास बढ़त है, वो इस पर काफ़ी निर्भर करता है कि बीजेपी की कितनी सीटें आती है। और जैसा कि हमने बताया कि जम्मू में 49% वोट मिल रहा है, और विजय जी जैसे कह रहे हैं कि सी वोटर 41-42% वोट पे 30 सीटें दे रहा था, तो वो अगर बढ़ जाती है तो पूरा खेल बदल सकता है। लेकिन संजय जी, अब हम पूरे घाटी का भी नहीं हम करेंगे, पूरे जम्मू कश्मीर का जो अगर डेटा देखते हैं तो जम्मू कश्मीर में आपने वोट शेयर जो दिया है, कांग्रेस को आपने 16% दिया है और एनसी को दिया है 23%, मतलब दोनों को मिला के 39 या 39% होता है। बीजेपी का जो ओवरऑल शेयर है, क्योंकि उसने कश्मीर में चुनाव भी नहीं लड़ा है, 24% पे जाता है। ये ध्यान रहे कि जम्मू अब में अकेले उसका 49% है, और वो चूंकि वैली में उसकी प्रेजेंस ना के बराबर है, इसलिए वोट शेयर उसका लगभग आधा हो जा रहा है। और जो एआईपी है उसको 9% वोट मिल रहा है, पीडीपी को 11% वोट मिल रहा है। ये पूरे जम्मू कश्मीर के आंकड़े हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो संजय जी, अब क्या ये जो बात है कि भाई अगर इंडिया गठबंधन को सरकार बनानी है तो उसको 48 सीटें चाहिए क्योंकि 5 नॉमिनेटेड है, और बीजेपी को बनानी तो उसको वो 40 से भी काम उसका चल सकता है, अगर खुद की 35 भी आ जाए तो चल सकता है। तो ये जो आंकड़ा, जब हम जम्मू कश्मीर का समग्र आंकड़ा देखते हैं, तब आपका क्या आकलन है कि वहां पर क्या किसी को स्पष्ट बहुमत मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? हाँ, इसकी संभावना मुझे लग रहा है बहुत कम है कि किसी भी एक पार्टी को या गठबंधन को बहुमत का आंकड़ा मिल जाए। कम से कम जिन 90 सीटों पर चुनाव हुआ है, इसमें भी मिलता हुआ मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है। सबसे बड़ी संभावना मुझे यही दिखती है कि एक हंग असेंबली की ओर जा रहा है जम्मू एंड कश्मीर, और किसी भी पार्टी या गठबंधन के लिए बहुमत का आंकड़ा पार कर पाना मुश्किल दिखाई पड़ता है। वैसे में सत्ता की पीडीपी के पास है, या फिर अन्य से मतलब छोटी पार्टियां, राशिद इंजीनियर की अपनी पार्टी, जमायत इस्लामी के जो निर्दलीय खड़े हुए हैं, वो सब? आप ये कह सकते हैं कि चाबियां कई हैं। एक बड़ी चाबी पीडीपी के पास हो सकती है, और इसके अलावा जैसे कहते हैं ना कि अब घर में जब आप घुसते हैं तो मेन डोर की चाबी शायद पीडीपी के पास हो, और अंदर में अलग अलग कमरों की चाबी, और कमरे के अंदर में भी जो अलमारियां होती हैं उसकी छोटी छोटी चाबियां होती हैं। तो हो सकता है ये छोटी छोटी चाबियां किसी अन्य पार्टी या कुछ इंडिपेंडेंट के पास भी हो, लेकिन मेन चाबी तो इस वक्त ऐसा लगता है पीडीपी के पास ही हो। एलजी के पास है चाबी मेन। हो सकता है एलजी के पास भी चाबी हो, ये कौन जानता है। राजनीति में सब कुछ संभव है। हमने कई उतार चढ़ाव देखे और कई ऐसे गठबंधन देखे, कई तरह की सरकारें बनती देखी और बिगड़ती भी देखी। तो आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, इसकी संभावना भी बनी रहेगी।
इंटरेस्टिंग आंकड़ा है। अगर सी वोटर से आपके आंकड़े को जम्मू क्षेत्र में कंपेयर किया जाए, आपके अनुसार बीजेपी 49, कांग्रेस 37, कांग्रेस प्लस। सी वोटर के अनुसार बीजेपी 41, कांग्रेस प्लस 36। तो करीब करीब इंडिया कांग्रेस प्लस दोनों जगह एक जैसा है। बीजेपी को जो आपके हिसाब से 49% वोट मिल रहा है और अन्य के खाते में 15, सी वोटर के में अन्य के खाते में 22। तो जम्मू के अंदर बीजेपी अन्य से वोट छीन रही है, कांग्रेस प्लस इंटैक्ट है जम्मू में। तो इसका कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी का वोट परसेंटेज तो ठीक हो 49, लेकिन वो इतना स्कैटर्ड वोट हो कि बीजेपी की सीटें 30 की 30 रह जाएं। ये भी एक संभावना बनती है। नहीं, अगर हमारे जो वोट शेयर का एस्टिमेट है जम्मू में 49 वर्सेस जो एनसी कांग्रेस के पास है, ऐसा अगर वोट शेयर आएगा तो बीजेपी 30 का आंकड़े पे अटकेगी नहीं। बीजेपी निश्चित रूप से 34, 35, 36 की ओर आगे बढ़ेगी। अगर इस तरह का वोट शेयर आता है तो ये तो सिर्फ अभी अनुमान है। आपको मैं बार बार इस बात का जिक्र कर रहा हूं कि बहुत छोटा हमारा सैंपल है, 1300, 1400, मात्र 1300 सैंपल है जम्मू रीजन में। लेकिन हमें भरोसा है कि हम शायद मूड को पकड़ पाए हैं और यही वजह है कि हमने इसको पब्लिक डोमेन में डाला है। तो संजय जी, सबसे आखिर में मतलब जो अब तक आपसे चर्चा रही कि हरियाणा में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलेगा, वो कम मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा, ऐसे आपके एग्जिट पोल के आंकड़े कह रहे हैं। जम्मू कश्मीर में संभावना इस बात की है कि एक हंग असेंबली आ सकती है, भले ही अगर इंडिया गठबंधन सबसे बड़ा अगर गठबंधन बनके उभर सकता है। लेकिन सबसे आखिर में मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि लोकसभा चुनाव से जो हवा चली थी, उसके बाद में ये जो हरियाणा और जम्मू कश्मीर में आके हम जब देखते हैं तो ये राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में, मतलब जिसको हम मोदी वर्सेस राहुल गांधी की जो लड़ाई देखते हैं, उसमें इन नतीजों का क्या परिणाम होगा? देखिए, आने वाले समय में कई राज्यों के अहम चुनाव हैं। महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव 2-3 महीनों में ड्यू हैं। सबसे पहले तो असर इस बात का पड़ेगा कि महाराष्ट्र में आपको पता है 2 बड़े गठबंधन हैं, महायुति और महाराष्ट्र विकास अघाड़ी। तो महायुति में जो सीटों के बंटवारे को लेके जो घमासान मचेगा, अगर बीजेपी चुनाव हार जाती है तो घमासान होगा। बीजेपी चाहती है कि बड़ी तादाद में सीटों पर चुनाव बीजेपी लड़े, लेकिन उनके जो सहयोगी हैं, जो उनके गठबंधन के साथी हैं, वो बीजेपी पर दबाव डालेंगे। तो खेल या बीजेपी के लिए मुश्किलें यहीं से शुरू होंगी। तो सबसे पहले मुश्किल होगी कि कैसे अपने गठबंधन के साथियों से ज्यादा सीटें खींच सके, क्योंकि बीजेपी का लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन नहीं करना, हरियाणा का चुनाव हारना और अगर जम्मू कश्मीर में भी सरकार ना बना पाए तो ये सबसे बड़ा चैलेंज बीजेपी के लिए होगा। आने वाले चुनाव में झारखंड में भी दिक्कतें आएंगी बीजेपी के लिए। और उसके बाद जो 2 चुनाव हैं, दिल्ली का चुनाव अगले साल जनवरी फरवरी में होगा, बीजेपी के लिए राह वो भी आसान नहीं होगी। और फिर आखिरी में बिहार का चुनाव है, बिहार में भी कांटे का मुकाबला होने की पूरी संभावना इस वक्त दिखाई पड़ती है। तो कुल मिला के आने वाले 1 सवा साल में बीजेपी के लिए कोई राह आसान दिखाई नहीं पड़ती। आप ये कह रहे हैं संजय जी कि जो हवा चली है 240 के बाद में, जो एक तरह से मोमेंटम कह सकते हैं कि बीजेपी के खिलाफ है, वो बरकरार है और वो आगे भी बना रह सकता है। हाँ, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जो हवा चली है बीजेपी के खिलाफ तो मैं नहीं कहूंगा, हाँ, लेकिन बीजेपी से जो मोह भंग होता हुआ दिखाई पड़ा वोटरों का, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में बीजेपी का वोट 1 ही % नीचे गिरा, उनकी सीटें कम हो गई। तो बीजेपी से जो लोगों का मोह भंग हुआ या ये जो मिथ ब्रेक होने लगा कि भाई बीजेपी चुनाव नहीं हार सकती, तो वो जो मोह भंग हुआ या नाराजगी पैदा हुई है, वो बदलती हुई दिखाई नहीं पड़ती। ऐसा दिखता नहीं, कोई संकेत नहीं मिल रहे कि बीजेपी कमबैक कर रही है, जो कहते हैं कमबैक हो रहा है, ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं पड़ता। और लग नहीं रहा है कि कोई गुंजाइश है। बिहार के चुनाव तक अगर हम देखें तो उनके कमबैक की गुंजाइश बहुत कम दिखाई पड़ती है। और अगर बिहार तक कमबैक नहीं होता तो उसके आने वाले साल और भी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा बीजेपी को। तो बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी इस बातचीत के लिए, हमारे लिए समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमने CSDS के डायरेक्टर संजय कुमार जी से बात की। CSDS लोकनीति का पोस्ट पोल सर्वे आया है जो कि ये कह रहा है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन सकती है, जम्मू कश्मीर में हंग असेंबली आ सकती है। हालांकि कोई सीट का प्रोजेक्शन CSDS नहीं करता है, सिर्फ वोट शेयर के आधार पर ये हम बात कह रहे हैं या उसका अनुमान लगा रहे हैं।
संजय जी का ये भी कहना है कि ये जो बात हरियाणा में या जम्मू कश्मीर में नहीं रुकेगी, अगर यहाँ बीजेपी की सरकार नहीं बनी तो ये महाराष्ट्र, झारखंड और फिर आने वाले साल में दिल्ली और बिहार तक भी जाएगी। न्यूज़ तक पर इस बातचीत को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।